हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9। ठीक है, मैथ यानी गणित। ठीक है, जो चैप्टर 1 का इस वीडियो में मतलब कि इसका कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। तो पहले देखिए संख्या पद्धति यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं का ज्ञान अवश्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए संख्या यानी संख्या पद्धति हम लोग का अध्याय 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति पहले हम लोग हल करने से 1.1 हल करने से पहले हम लोग कुछ संख्या जान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो संख्या लिखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं ये भी देखेंगे। तो संख्या दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक वास्तविक वास्तविक, दूसरा क्या होती है? काल्पनिक काल्पनिक। ठीक है, यानी कि एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरा क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। इतना पता चला। अब देखिए जो वास्तविक संख्या भी है, संख्या का दो भाग होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या का कितना भाग होता है? दो भाग होता है। पहले देखिए ये काल्पनिक है। काल्पनिक हम लोगों को इस मतलब इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आगे जाकर पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखते हैं वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब इसका डिफिनेशन अगर हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका क्या कौन कौन सी संख्या इसमें आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है यानी कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय। दूसरा अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या यानी कि एक परिमेय संख्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। इतना पता चल गया। अब देखिए यानी वास्तविक संख्या में दो संख्या आती हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग परिमेय और अपरिमेय के दोनों को जोड़ दे तो हम लोगों को वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी Q बराबर 0 न हो। ठीक है, यानी कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि P तो हो गया। ठीक है, P इसको अगर हम लोग अंश मानेंगे, अंश, और इसे हर, तो क्या कह रहा है? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए तो यानी कि मतलब कह रहा है कि अगर हम लोगों के कोई भी संख्या ले रहे हैं, देखिए एक ले रहे हैं, बटा में अगर 0 हुई तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि एक में जब 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा, यानी कि कटेगा नहीं। इतना पता चल गया। अगर हम लोग P बराबर 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं 1/2, 3/1, फिर 4/2, इतना एग्जाम्पल। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं। अब देखिए
अपरिमेय संख्या वह संख्या संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, कहने का यह अर्थ है कि वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग दे देंगे अपरिमेय संख्या एक तो पाई, सबसे अच्छा उदाहरण एक पाई है। ठीक है, कमा रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट में 4 क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसका अगर वर्ग करेंगे तो हम लोग का, अरे वर्गमूल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2, इसीलिए वो नहीं देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ जान लेते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में हम लोगों को सहायता मिलेगी। तो जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हम बोलकर ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से अनंत तक जाती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। आप लोग याद रखेंगे तो प्रश्नावली 1.1 लगाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1.1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूछ रहा है पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना तो पता चल गया। यानी पहला इसका हल कर देखते हैं। प्रश्नावली यहाँ डाल देंगे, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसका पहला का हल देखते हैं। ठीक है, पहला जो हल है क्या कह रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये बताइए कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर शून्य एक 0 है। ठीक है, यानी 0 का बटा में 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे हाँ, यानी कि हाँ है। ठीक है, हाँ है, यानी कि कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्यों, देखिए क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना तो पता चल गया। और देखते हैं, मतलब इतना तो हो गया जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, इतना लिख देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब कि शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बस इतना ही हम लोगों का काफी था। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर का हल देखते हैं, 2 नंबर सवाल का। तो 2 नंबर सवाल कह रहा है क्या, 2 नंबर सवाल कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके किसके बीच कह रहा है, तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहले देखते हैं कि हम लोग 6 परिमेय संख्या, जितना परिमेय संख्या कहेगा इसको हल करने से, मतलब बीच की संख्या कहता है निकालने के लिए, यानी परिमेय संख्या। तो क्या करते हैं कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना का है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, 6 + 1 यानी कि 7 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 तो हो गया। अब क्या करेंगे, किसके बीच का है, तो 3 और 4 के बीच। देखिए 3 लिख सकते हैं, 3 के बीच 3/1 भी लिख सकते हैं, गुणते। अब गुणा करेंगे क्या, 7/7 का, यानी अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 7 जोड़ेंगे, यानी कि जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे, बराबर 7।
7 हो जाएगा। तो यानी 7 का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, ये नहीं कि अंश में कर देंगे बस, तो हम लोगों का हो नहीं पाएगा। तो यानी कि अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो यानी कि हो जाएगा 7/7। तो यानी हो जाएगा 21/7। यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में एक जोड़े हैं तो 7 हो गया, यानी 7/7, यानी 21/7 और 4 के बीच। तो 4 बटा में 1 भी लिख सकते हैं गुणते 7/7, यानी गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। अब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। पहले तो देखिए 21/7 को नहीं लेना है और 28/7 को नहीं लेना है, और सब संख्या को लेना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, तो 21 के बाद क्या आता है 22, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, अब देख लेते हैं, गिन लेते हैं कि क्या हम लोग की उतना परिमेय संख्या निकली 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई, यानी आंसर इसका हो गया। अब 3 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना, 5 परिमेय संख्या, ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इतना पता चल गया कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम बताए थे इसमें कि क्या करना है, पहले कि हम लोगों को जितना कहेगा ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे, तो यानी 5 का है तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी 3/5 गुणते 6/6, यानी कि 18/30 हो जाएगा। और देखिए 4/5 गुणते 6/6, यानी 24/30 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया। अब देखिए इसे मतलब कहने से का मतलब यह कि जिसके बीच कहेगा उसमें क्या करेंगे, जितना कहा है परिमेय संख्या उसमें एक जोड़ेंगे, उसके बाद अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो अब देखिए 18/30 को और 24/30 को नहीं लेना है, तो यानी कि हो जाएगा क्या कि 18/30 यानी कि हो जाएगा तो 19/30 का मान 20/30 का मान 21/30 का मान 22/30 का मान 23/30 हो जाएगा, ठीक है, 23/30 हो जाएगा। तो यानी 19/20, 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गई, यही हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण के साथ हम लोगों को उत्तर देना है। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा कह रहा है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और देखिए अगर नहीं होंगी तभी भी कारण देना है, अगर होंगी तभी भी कारण देना है, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का पहला देखते हैं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती क्या है, कि जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है कि 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो पहले देखते हैं उसका एग्जाम्पल, यानी प्राकृतिक संख्या का 1 2 3 डॉट 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 करते करते इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या का 0 1 2 3, ठीक है, और डॉट डॉट करके हम लोग क्या यहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया। तो इसका कारण क्या देंगे कि हम लोग का सत्य है कि असत्य, कैसे पता करेंगे, तो पहले देखते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो लिखेंगे हाँ सत्य, क्योंकि जितना देखिए 1 से अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या और 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या, यानी कि 0 एक बेसी है इसमें, यानी पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, इसीलिए लिखेंगे कि हम लोगों का सत्य है, ठीक है, क्या है, सत्य। यानी 4 नंबर का पहला जो है सत्य,
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है तो देखिए कारण दे देंगे हम लोग, सत्य लिखकर कारण दे देंगे। कारण दे देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या क्यों होती है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। ठीक है, शामिल होती है, यानी पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती हैं, यानी शामिल होती है। ठीक है, यही कारण हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक होती है वह संख्या होती है जिसे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखा जा सकता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से अनंत तक, वो भी धनात्मक होती है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो पहले पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, यानी कि असत्य लिखेंगे। असत्य, असत्य कारण दे देंगे, क्या कारण में लिख देंगे, बस कारण में कुछ लिखना नहीं है, लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होती हैं, दोनों में होती हैं। ठीक है, दोनों में होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है, धनात्मक होती हैं, यही कारण दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं इसी में का, 4 नंबर का तीसरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे, देखिए पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, उसे p बटा q के रूप में लिखा तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि पूरा अच्छी तरह से नहीं लिख सकते। तो यानी लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों असत्य है, कारण देंगे, क्या कारण हम बता रहे हैं कि क्या देंगे। कारण में दे देंगे 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। इतना तो पता चल गया कि जो है 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। एक हम लोगों का जो होगा समाप्त हुआ, क्या समाप्त, प्रश्नावली 1.1 जो हुआ हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी समाप्त कर लिए। अब देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में अब क्या क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पूरा हल करेंगे, तो इसीलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में क्या कह रहा है। पहला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बस देना है। देखिए अगर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी तो लिखेंगे सत्य, और कारण हम लोगों को दे देना है। तो ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो लिखेंगे सत्य। क्यों सत्य लिखेंगे,
सत्य। देखिए हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या होती क्या है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती हैं। अगर यही कह दिया होता क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं। क्यों नहीं होती है कि परिमेय संख्या, अब वास्तविक संख्या में दोनों संख्या जुड़ी होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों, इसीलिए यह कारण असत्य हो जाता है। लेकिन इसमें तो कहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ होती है। ठीक है, सत्य। क्यों लिखेंगे सत्य कि वास्तविक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होती है। ठीक है, बस यही दे देना हम लोग कारण कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या शामिल होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, इसलिए यह कथन सत्य है। इतना तो पता चल गया। अब दिया है इसी में पहला का दूसरा, क्या पहला का दूसरा भी देख लेते हैं। दिया है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। पहले हम लोगों का एक रीजन दे दिया कि जो m है एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और दे रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप का होता है। तो देखिए पहले दूसरा का आंसर जानने से पहले हम लोग देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा यही होती है 0 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, अब संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे। अगर ये दिया होता कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु 1 2 3 के रूप का होता है, जहां 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या है, तो सही होता। इसमें भी m जो है एक प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन संख्या रेखा पर रूट में कोई भी मान नहीं होता है। अगर रूट में मान हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाने सीखेंगे आगे, लेकिन कैसे, रूट में जब हम लोग कुछ भी दर्शाएंगे तो यहाँ दर्शेगा चाहे यहाँ दर्शे, इतना दर्शेगा, लेकिन हम लोगों को संख्या रेखा पर नहीं दर्शेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे असत्य। असत्य, ठीक है, असत्य। कारण क्या देंगे, लिखेंगे कारण में कि संख्या रेखा पर सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, होती हैं। प्राकृतिक संख्या नहीं लिखेंगे तो पूर्णांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होती है और कर्णी में m के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, नहीं होती हैं। ठीक है, अपने से बनाकर आंसर दे देंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तीसरा, इसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं, तो हम लोगों का लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहले देखिए पहला का अपोजिट कर दिया, यानी उल्टा कर दिया बस, तो इसीलिए लिखेंगे असत्य। असत्य। क्यों असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या में एक अपरिमेय संख्या होती है, तो लिखेंगे वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। ठीक है, दोनों शामिल होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, इस यही कारण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा की क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए यह कह रहा है पहले कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मतलब कोई भी एक रूट में ले लेंगे जिसका वर्गमूल निकले,
तो जब निकलेगा तो क्या वो अपरिमेय संख्या होगा? देखते हैं। देखिए कर्णी में रूट में 4 भी ले सकते हैं, रूट में 9 भी ले सकते हैं, 16 भी, 25 कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि रूट में 16 बराबर 4। ठीक है, 16 बराबर 4 यही कह रहा है। क्या सभी वर्गमूल यानी कि वर्गमूल निकाल दिए? तो वर्गमूल निकाल दिया तो क्या यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? इसमें तो कह रहा है अपरिमेय होते हैं। तो लिखेंगे कि 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 एक परिमेय संख्या है। या उसमें कह रहा था क्या कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय होते हैं, तो यह तो असत्य हो गया। तो लिख देंगे असत्य। असत्य कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? बस कारण में यह लिख देंगे कि हम जानते हैं कि रूट में 16 4 का वर्गमूल है। ठीक है, लेकिन जो 4 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब रूट में 16 जो है 4 का वर्गमूल है। वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल है। 4 परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है यह असत्य है। ठीक है, यहाँ तो कहा था अपरिमेय, तो यहाँ तो परिमेय हो गई, इसीलिए वो कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसी में का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद हम लोग निरूपित करेंगे। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है क्या? दिखाइए कि कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, यानी कि कर्णी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे, लिखेंगे क्या कि आगे देखेंगे। देखिए आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि जो कर्णी में 5 है के का मान है। ठीक है, यानी कर्ण का मान है, कर्ण भी ही दिया है। कर्णी में 5 जो है कर्ण। अब बताइए कि कर्ण बराबर कर्णी में 5 क्या क्या रखे, लंब कितना रखे, आधार कितना रखें कि कर्णी में 5 आ जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना। आप लोग देखिए माना देखिए, पहले तो हम लोग आधार की जो संख्या रहेगी ना उसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, लंब छोटा। तो माना आधार बराबर माना आधार बराबर अगर 2 से मिले, ठीक है, सेमी, और लंब बराबर 1 सेमी। ठीक है, लंब बराबर कितना? 1 सेमी ले। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया है? लंब दिया है 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 2 का होल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में 5। ठीक है, रूट में 5 हो जाएगा, यानी रूट में 5 प्राप्त हो गया। आप लोगों को बस देखना है कि कर्णी में 5 कैसे कैसे बना सकते हैं, वही हम लोग यहाँ रख कर बनाएंगे। ठीक है, तो कर्णी में 5 प्राप्त हो गया। अब देखिए क्या क्या कैसे संख्या रेखा पहले बनाएंगे हम लोग। संख्या रेखा कितने भी मतलब कि बस बना लेते हैं, खींच लेते हैं कुछ भी पाई, माप इसका नहीं देखना है। ठीक है, पहले इतना खींच लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 1 सेमी का अंतर दे देंगे। तो मान लीजिए आप लोग नाप कर ही बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं 0। ठीक है, ये बिंदु 0, उसके बाद यहाँ 1 सेमी। ठीक है, एक यहाँ 2 सेमी। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 3 सेमी, यानी बीच की दूरी समान रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? आधार माने हैं क्या? आधार तो ये है, तो आधार को 2 सेमी माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों की 2 सेमी हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ तक 2 सेमी हो जाएंगी। और लंब क्या है? 1 सेमी। ठीक है, लंब की माप क्या है? 1 सेमी।
तो मान लीजिए कि हम लोगों की लंब की माप हम लोगों की 1 सेमी यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ 1 सेमी, 1 सेमी दूरी यहाँ तक है। यहाँ की मतलब कि आप लोग मान लीजिए, मतलब नाप कर ही बनाइएगा, ठीक है। तो 1 सेमी यहाँ तक हो गई। तो अब उसे क्या करेंगे, 1 सेमी तो लंब ले लिए, तो इसे हम लोग 0 से मिला देंगे, ठीक है। 0 से मिला देंगे। अब देखिए जो हम लोगों का यहाँ प्राप्त हुआ ना, तो करनी में 5 यानी रूट में 5 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेटंगा रख कर और डॉट 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 करते करते मिला देंगे, यानी कि यहाँ से डॉट 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 ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हुआ हम लोगों का क्या हुआ, 3 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर का आंसर हो गया। अब 4 नंबर, हम 4 नंबर तो पूछता नहीं है, ऐसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर में आप लोगों को करना क्या है, आप लोग और इसे आप लोग का जब सब बनाइएगा तो नत लिखिएगा, ठीक है। लिखा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिली की रचना, ठीक है। सर्पिल की रचना। अब देखिए यह दिया है चित्र, तो ये दिया है। पहले क्या दर्शाया, करनी में 2, करनी में 3। आगे क्या दर्शाएगा, यहाँ इस तरफ करेगा तो डॉट 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 करते करते यहाँ करनी में 4 को दर्शाएगा, फिर 5 6 7 करते करते यहाँ मिला देगा, एक षटकोण की आकार का बनाएगा। जैसे कि यहाँ पूरा जो है घेर देगा, यानी कि पूरा बना देगा। जब बनाएगा वो एक कह सकते हैं कि एक दे दिया है, बस ऐसे ही। तो आप लोग लिखिएगा मत, ठीक है। जैसे कि पहले रोट में 2 दिया है, 3 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि करनी में 4, करनी में 5, करनी में 6, करनी में 7 तक आएंगे तो ये पूरा क्या होगा, एक सर्पिल आकार का बन जाएगा, ठीक है। सर्पिल आकार का बन जाएगा। आप लोग इसे आप अपने मतलब जैसे कि पुस्तिका में मत करिएगा, ठीक है। ये बस एक हिसाब से बस दिया है ऐसे बनाने के लिए, आप लोग बस समझ जाइए कि अगर कोई भी पूछा तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों का एक जैसे कि 1.2 भी समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। 1.2 समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे कितना, 1.3, ठीक है। 1.3 प्रश्नावली नावली 1.3, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 देखते हैं, प्रश्नावली 1.3 में क्या रहा है। अब देखिए प्रश्नावली 1.3 आप लोगों के सामने देखिए है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। किस प्रकार का है बताना है कि दशमलव शांत है दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36/100, दूसरा 1/11, तीसरा कह रहा है 4 सही 1/8, चौथा कह रहा है 3/13, पांचवा कह रहा है 2/11 और छठवा जो कह रहा है 329/400, ठीक है। तो देखते हैं पहला पहला मतलब कि एक एक का हल देखते हैं। तो पहला का पहला, ठीक है, जो दिया है 36/100, 36/100 को कैसे करेंगे देखिए। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जीरो से कटा कर यहाँ लगा देंगे तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते हैं, जिसको भाग नहीं देना आता है इस तरफ करें, उसके बाद यहाँ 100 लिखे भाग दे, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों का 0 बढ़ेगा, उसके बाद दशमलव करेंगे तो 1 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ 3 बार में जाएगा तो 300 हो जाएगा, बचेगा क्या 60, फिर 1 0 बढ़ेगा तो यानी 600 हो जाएगा। तो 6 बार में 600 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 100 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 600 आएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 0.36, उसके बाद यह आएंगे तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसीलिए लिख देंगे शांत है, ठीक है। शांत दशमलव, यह शांत दशमलव है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/11, ठीक है। 1/11 को अब देखेंगे तो 1/11 को कैसे कर सकते हैं, तो 1 को इधर लिखेंगे, उसके बाद 11 से भाग देंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो एक यहाँ 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। इतना तो बढ़ बढ़ गया। अब क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ाने के लिए यहाँ 1 0 दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 9 बार पढ़ेंगे तो 11 में 9 का करेंगे तो 99 हो जाएगा। जब 99 होगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो यहाँ फिर से 1 दोहरियाने लगा, तो इसीलिए 0.9 पर 0.9 पर बार लगा, मतलब जैसे बार कर देंगे और लिखेंगे अशांत दशमलव, अशांत, 'अ' 'शांत' 'दशमलव, 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 'अ' 'शांत' 'दशमलव
ठीक है, अशांत दशमलव है यह तो अशांत दशमलव हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 सही 1/8। इसे तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न में है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 होगा, 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, 33/8। इसे भाग देंगे तो 33 को यहाँ लिखेंगे, 8 से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा तो यानी 32 हो जाएगा। बचा क्या, 1, उसमें फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा तो एक बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8। बचा 2, फिर 0 बढ़ेगा यानी कि 2 बार में जाएगा, 16, 4 हो जाएगा 40, यानी 8 5 40, यानी 40। ये भी कट गया तो ये भी क्या है, एक प्रकार का शांत दशमलव ही है। लिखेंगे शांत दशमलव, दशमलव, ठीक है, यह शांत दशमलव हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3/13, ठीक है, 3/13 को अब देखना है। तो 3/13 को तो पहले क्या करेंगे, 3 को इस तरफ लिखेंगे, उसमें 13 का भाग देंगे, ठीक है। जब 13 का भाग देंगे तो क्या होगा, पहले तो हम लोग 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे क्योंकि एक 0 बढ़ाने के लिए। फिर 13 का पढ़ा कितने बार में पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे तो यानी 26 हो जाए, 13 दूना 26। बचा क्या, 4, 0, 40 हो जाएगा। फिर कितने बार पढ़ेंगे तो 3 बार, 13 त्या 39, ठीक है, 13 त्या 39 होता है। अब देखिए 39 बचा क्या, एक, एक बचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यानी 230, 0.230, उसके बाद 100 हो गया। तब 13 में 7 का गुणा करेंगे तो 13 सते 91, 7 बार में तो 91 बचेगा, ठीक है। बचा क्या, 9, 0, 90। अब देखिए फिर 6 बार में जाएगा तो 13 छके 13 का 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 छके 78 होता है, ठीक है, तो यानी 78। बचा क्या, 2, 1, यानी 112। फिर 0 बढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों को बताएं 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 78 होगा, ठीक है। ऐसे ही और देखते हैं कि उसके बाद वो कर देंगे तो फिर 13 में कितना बार का पढ़ा पढ़ेंगे, 9 का, यानी 13 में 9 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 117 होगा, ठीक है, 117 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3। अब देखिए यहाँ से फिर से दोहराने लगा तो यानी रिपीट होगा तो यहाँ से यहाँ तक बार लगा देंगे और लिखेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कैसे हो जाए होगा, इसी में का पहला का 5 नंबर तो है। पहला का 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है, 2/11, ठीक है, 2/11 को तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का इस तरफ लिख देंगे, 11 से भाग देंगे, ठीक है। तो पहले ही 0 बढ़ाकर दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो 11 हो जाएगा। बचा क्या, 9, फिर उसके बाद 0 तो फिर 8 बार में जाएगा, 88 हो जाएगा। बचा क्या, 2, 0, 20, फिर एक बार में जाएगा, जाएगा ना। तब देखिए तो एक बार में तो यहाँ रिपीट हो गया, यानी 2, 2 रिपीट हो गया तो इसीलिए लगा देंगे 0 पर बार, मतलब 0.18 पर बार, तब हो जाएगा 1/8 पर बार। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 329/400, ठीक है, 329/400 इतना कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, 329 में 400 का भाग देंगे, 329 भागे 400। पहले क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। पढ़ेंगे 8 बार तो 3200 हो जाएगा। 400 में 8 का गुणा करेंगे तो 3200 हो जाएगा। बचा क्या, 90, 90 बच गया, फिर एगो 0 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो यानी 2 बार में 800 हो जाएगा। बचेगा क्या, 100, 100 बचेगा। तो अब क्या होगा कि 400, यानी फिर एक 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगा दिए तो 0 तो बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 बढ़ाएंगे, तो एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्या, 2 बार में फिर जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा तो फिर 2, यानी कि 200 बचेगा, 200 में फिर एक 0 बढ़ेगा, फिर 5 बार में जाएगा, ठीक है। जब 5 बार में जाएगा तो 2000 हो जाएगा। जब 400 में 5 का गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। यहाँ कट गया, यानी कि यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है, यह शांत दशमलव है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 पर बार
है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। क्या आप बता सकते हैं, मतलब कि क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, मतलब कह रहा है कि बिना हम लोग क्या करना है, बिना भाग दिए हुए हम लोगों को बताना है। तो पहले लिखेंगे क्या, दूसरा नंबर का क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है, जो दिया है उससे ही अच्छा हम लोगों का हो पाएगा, यानी कि हेल्प मिल सकता है। तो 1/7 बराबर क्या दिया है, 0.142857 पर बार 1/7 का मान दे दिया है। अब हम लोग ज्ञात क्या करना है, बस 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान। ठीक है, उसके बाद डॉट 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 करते करते यहाँ 6/7 का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या 2/7 को हम लोग 1/7 गुणते 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1/7 का मान क्या दिया है, 0.142857 गुणते 2। अगर इसमें गुणा करेंगे जितना आएगा वो लिख दिए, इस पर बार है इतना पर, अगर लिख दिए तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर कर लिख लीजिए ना, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो 3/7 को हम लोग 1/7 गुणते 3 लिख सकते हैं, बराबर 0.142857 गुणते 3 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे जो आंसर आएगा आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद 4/7 को तो 1/7 गुणते 4 बराबर इस पर भी बार था तो 0.142857। ठीक है, इस पर बार गुणते 4 कर देंगे। अब देखिए 5/7 यानी 1/7 गुणते 5, यानी कि हो जाएगा 0.142857। ठीक है, इस पर बार गुणते 5 कर देंगे। अब इसी तरफ 6/7 को 1/7 गुणते 6 लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 0.142857 पर बार है और उसमें गुणा कर देंगे किसका, 6 का। जितना आंसर आएगा लिख देंगे, उस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बिना गुणा किए, मतलब भाग दिए बिना हल कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसी में का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और बताएंगे कैसे हल होगा वो। अब देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखिए पहला है 0.6 पर बार, दूसरा है 0.47 पर बार, तीसरा है 0.01 पर बार। ठीक है, मतलब कि देखिए इसमें का हम लोग यह तीसरा वीडियो, जो तीसरा नंबर का सवाल है, हम लोग अगले वीडियो में इसका हल देखेंगे। ठीक है, यह पार्ट 1 था और पार्ट 2 देखने के लिए हम लोगों के चैनल पर जा सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।